So our topic is applications of Slater rule. ओके, सो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ कि जो स्लेटर रूल है दैट प्रोवाइड अस अ क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, हमने एनर्जी लेवल डायग्राम लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि हम ऑर्बिटल्स को इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो जो है प्लेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1s को प्लेस करते हैं, फिर 2s आता है, उसका 2p आता है, देन 3s 3p। अब 3p के बाद हम 4s को प्लेस करते हैं, फिर 3d को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसकी जो क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन है दैट प्रोवाइड दैट इज गिवन बाय द स्लेटर रूल। ठीक है, क्यों हम इसको इस ऑर्डर में रखते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ इनकी जो इंक्रीजिंग एनर्जी है वो हम ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द स्लेटर रूल। ओके, सेकंड जो इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिलिंग ऑफ ns ऑर्बिटल्स in preference to n-1 d ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम देखते हैं कि 3p के बाद हम 4s ऑर्बिटल को फिल करते हैं, 3d को बाद में फिल करते हैं। ठीक है, सो ये जो फिनोमिना है जस्ट टू फिलिंग द ns ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस टू n-1 d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हम स्लेटर रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे we take a molecule or we take an element that is potassium। ठीक है, सो पोटाशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट गोज इनटू द 4s ऑर्बिटल। सो वी राइट द 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ठीक है, सो अगर तो इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाता है देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इफ इट गोज टू दी d सबशेल मींस 4s की बजाय वो d में चला जाए, 3d में चला जाए, तो हम दोनों के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्क्रीनिंग कांस्टेंट से हमें पता चलेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है किसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर तो वो 4s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है तो मीन्स ये हमारी एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, अगर 3d के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पड़ रहा है तो मीन्स ये ऑर्बिटल क्या होगा, लो एनर्जी का होगा, वो हाई एनर्जी का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ पोटाशियम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज 4s1। ठीक है, सो इनकी हमने ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 19 और इसमें हम ऑर्बिटल्स को लिखेंगे 1s2, इसकी ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, उसके बाद आ गया हमारे पास 4s1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल वी नो दैट कि जब हम लास्ट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें जिस एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है उसको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन उस शेल में जितने भी होंगे दैट कंट्रीब्यूट दी 0.35। सो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर दिस विल बी हैविंग 0.35 इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सबशेल। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू 4 प्लस उसके बाद आता है हमारे पास 0.85 इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 सबशेल दैट इज 3 सबशेल। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद प्लस 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n<3 जितने भी होंगे उसमें 2s सबशेल भी आ जाएगा और 1s भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2s 2p पूरा ये शेल आ जाएगा। ठीक है, और 1s शेल भी आ जाएगा, तो उसमें हम सारे इंक्लूड करेंगे। सो इफ वी जस्ट पुट द वैल्यूज, सो
S विल बी इक्वल टू 0.35 और n इज इक्वल टू 4 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ के हमारे पास देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन राइट द 0 हेयर। उसके बाद 0.85, ठीक है, इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी n इज इक्वल टू 3, तो उसमें हमारे पास 3s एंड 3p दोनों आ जाते हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन दी 3s ऑर्बिटल एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन दी 3p ऑर्बिटल, ठीक है, तो वो ही आ जाएंगे। उसके बाद हमने करना है 1.0 into number of electrons in the all subshells which is having the value n less than 3, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 1s2 भी आ गया, 2s2 भी आ गया, 2p6 भी आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज एंड एडिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट अराउंड 16.80, ठीक है, and effective nuclear charge which is written as Z star, it is equal to Z minus S. Z is the atomic number, S is the screening constant. So atomic number is 19 minus screening constant value is 16.80, so we get the 2.20. This is the effective nuclear charge on the 4s electrons. Now if the last electron enters the d subshell, then the electronic configuration of potassium which is having the atomic number 19 can be written as 1s2 और साथ के साथ हम इसकी ग्रुपिंग करते रहेंगे 2s2 2p6, ओके, 3s2 3p6 की ग्रुपिंग अलग से होती है और 3d की ग्रुपिंग अलग से होती है। ये हमने जब स्लेटर रूल पढ़ा था वहां पे हमने इसको स्टडी किया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, अब इस केस में क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं दैट इज 0.35 इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल, ठीक है, जो भी सबशेल है उसकी बात आती है, सेम सबशेल, ओके, दैट इज n इज इक्वल टू 3 प्लस जब हमने d इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है, उस एक d इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी अगर उसमें d में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उन सब की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 0.35 होती है, और जो उससे पहले जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 1 मानी जाती है, ठीक है। 1.00 इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर ग्रुप्स, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं सबकी वैल्यू की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1.0 कंसीडर की जाती है। सो हियर वी हैव द 0.35 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डी शेल, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 1.00 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लोअर ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे मेरे पास, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 8 हियर एंड 2 हियर, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो वी हैव द 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया दैट इज 18.00। नाउ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वी कैन कैलकुलेट which is on the d electrons, that is equal to 19 minus 18.00, that is 1.00, means कि जो इलेक्ट्रॉन d सबशेल में पड़े हुए हैं 3d में पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियस का चार्ज है दैट इज 1.00, और जो 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज हुआ दैट इज 2.20, मीन्स द 4s इलेक्ट्रॉन्स दे आर having the more nuclear charge, they are experiencing the more nuclear charge, or you can say the 4s orbital is under the influence of significantly large effective nuclear charge, ठीक है, 4s के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियर चार्ज का दैट इज मोर एज कंपेयर टू दी 3d इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s ऑर्बिटल में पोटेशियम में, दे आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड दे विल हैव द लो एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ पोटेशियम atom it is the 4s orbital, ठीक है, that is occupied in preference to the 3d orbitals, ठीक है। तो ये इसकी एक सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन जो है दैट इज के स्लेटर रूल हमने देखा है कि काफी कुछ जो है एक्सप्लेन करता है, बट इसमें हमने ये भी देखा है कि इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, बट it is very useful in understanding the variation in some of the periodic properties, जैसे कि हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी,
पीरियड में जो ट्रेंड है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो ट्रेंड रहेगा पीरियड्स में, ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं इस लिटिल रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पीरियड में वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, लिथियम टू नियोन की बात करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इफ वी राइट द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, the effective nuclear charge which has been calculated by using this little rule is found to be 1.30, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.20 and 5.85, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज हो रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस का लास्ट शेल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज जो है वो छोटा हो जाता है। और ये हम ट्रेंड ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो साइज है वो अलोंग द पीरियड वो है डिक्रीज करता है, ठीक है, साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वेल एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग। जितना छोटा साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए जो नोबल गैसेस हैं दे हैव द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड्स बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है, जो वैलेंस शेल है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस। सो to remove the last electron from the atom, it is very difficult. We require a large amount of energy, that is known as the ionization energy, ठीक है। तो ये एक इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। द फोर्थ एप्लीकेशन इज दैट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो हमने देखा है कि ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं ट्रांजिशनल मेटल्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ देयर एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ns ऑर्बिटल, ठीक है। हमने देखा है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी में से तो वो कहां से निकलता है, ns ऑर्बिटल में निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिंक की, ठीक है, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने देखा है कि क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारे पास 3d10 एंड 4s, यस 3d10 एंड 4s2, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जिंक। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव जब बनता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ से निकलते हैं, 4s से निकलते हैं, ना कि 3d से निकलते हैं। अब देखने को तो 3d जो है वो हमने पहले देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 4s में पहले फिल करते हैं और 3d में बाद में फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लो एनर्जी होती है, ठीक है। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इस केस में जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है आफ्टर रिमूविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, ओके। सो कैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर हम मान के चले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d से निकल रहे हैं, अब क्योंकि यहाँ पे जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो मीन्स वी आर रिमूविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, ठीक है। सो अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं ऑन द 3d इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज ऑन द 4s इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव फाउंड दैट कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है 3d इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, इन जिंक, दैट इज 8.85, वेयर एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन्स इट इज 4.35, ठीक है। जिससे हमें यह पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस देन द 4s इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज हायर ऑन द 3d ऑर्बिटल्स, ओके। सो देयरफॉर ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s पे कम आ रहा है इन केस ऑफ जिंक, सो इट इज easier to remove an electron
from the 4s orbital as compared to the 3d orbitals. Okay, so the electrons are first removed from the 4s orbitals, ठीक है, देन फ्रॉम द 3d. अगर हमने और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s के बाद हम 3d से निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द स्लेटर रूल. नेक्स्ट वी हैव, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट जो है अनॉमलस बिहेव करते हैं अपने ग्रुप में से. अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम जो है वो बाकी एलिमेंट से, सोडियम से, पोटाशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से जो है डिफरेंटली बिहेव करता है. ठीक है, तो इट शो सम अनॉमलस बिहेवियर. ओके, सो ये अनॉमलस बिहेवियर भी जो है हम स्लिट रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इनटू डिटेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी और दिस एप्लीकेशन. Next we have the sixth application, that is it also helps us to explain why the cations का जो साइज है वो स्मॉलर होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम्स. ठीक है, अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं तो मेटल में जो एटम का साइज है वो उसके कैटायन से बड़ा होता है. इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल के जो एनायन है, ठीक है, उनका साइज जो है नॉर्मल एटम से बड़ा होता है. ठीक है, और वी कैन से द एनायन का साइज जो है वो क्या है, बिगर है एज कंपेयर टू द एटम. ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं भी किस तरीके से स्लेटर रूल जो है इसको भी एक्सप्लेन करता है. ओके, सो नाउ वी टेक दी टू एलिमेंट्स, वन इज सोडियम और उसका जो कैटायन है दैट इज सोडियम 1 पॉजिटिव. ठीक है, पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं भी कैटायन का साइज जो है स्मॉलर होता है, हमने बढ़ा हुआ है. स्लेटर इसको कैसे एक्सप्लेन करता है अपने रूल के अकॉर्डिंगली. ओके, सो नाउ इन सोडियम द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड एज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इसकी, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ठीक है, इनको हम ग्रुपिंग करेंगे. सो 1s को अलग से, ठीक है, 2s 2p को एक साथ और 3s को अलग से. नाउ फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज 3s इलेक्ट्रॉन द स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू इज 0.35 इंटू 0, क्योंकि अब s में एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, प्लस 0.85 इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू द n-1 ऑर्बिटल दैट इज 8, प्लस 1.0 इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द n- जो है हमारे पास 2, n-3, बाकी सब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी कैन राइट द 2. ठीक है, इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की 8.8. द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम एटम दैट इज 11 माइनस 8.8 दैट इज 2.2. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सोडियम पॉजिटिव में कैलकुलेट करते हैं तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 1s2, 2s2, 2p6. अब 3s ऑर्बिटल खाली है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारे पास, 2p शेल में है, तो हमने इसके ऊपर कैलकुलेट करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना रहेगा. सो फॉर आउटर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2p इलेक्ट्रॉन द स्क्रीनिंग फैक्ट इज 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू द सेम शेल. तो कितना रहेगा हमारे पास, 2 + 5 दैट इज 7, प्लस 0.85 into number of electron into the n-1 orbital that is 1s orbital. So there are 2. So after calculating we get the screening constant value that is 4.15. तो effective nuclear charge क्या रहेगा, that will be 11 minus 4.15 that is equal to 6.85. ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सोडियम पॉजिटिव का जो है वो ज्यादा है देन सोडियम एटम. ठीक है, तो देयरफॉर द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम. ठीक है, जो ये सोडियम मेटल है इसका साइज बड़ा होगा, उसके कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बट न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो उतना ही है. तो हेयर द 11 जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो 11 प्रोटॉन्स का जो चार्ज है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यू कैन से जो वो है 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है. बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन रह गए.
प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज 11 हो गया। तो 11 जो प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लास्ट शेल में वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम एंड द एनाइन। सो वी टेक द क्लोरीन एटम एंड द क्लोराइड आयन। ठीक है, दिस इज एनाइन, दिस इज ए न्यूट्रल एटम। So the electronic configuration of the chlorine atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. ठीक है, whereas the electronic configuration of chloride ion is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. ओके, सो ग्रुपिंग करते हैं इसको, इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी इसकी। नाउ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर जो हमारे पास जो रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन द क्लोरीन एटम दैट इज 3p, तो कितनी वैल्यू रहेगी हमारे पास? 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू दी n इज इक्वल टू 3। ओके, सो दैट इज 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस उसके बाद 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू दी n-1 शेल दैट इज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1.0 इंटू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू दी प्रीवियस ग्रुप्स, वो कितने हैं? 2 electrons. So after calculating we get the value 10.9. ठीक है, so effective nuclear charge is 17 minus 10.9 that is 6.1. ठीक है, 17 is the atomic number of chlorine atom. Okay, so हमारे पास वहां पे effective nuclear charge कितना आ रहा है? 6.1 आ रहा है। Now let us calculate the effective nuclear charge on the chloride ions. ठीक है, तो इस केस में जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे अब यहाँ पे? टोटल 7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है, बाकी इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग रहेगा दैट इज 0.35 प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू दी प्रीवियस ग्रुप दैट इज n-1, तो कितने यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1.0 इंटू 2 बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे पास। So after calculating we get the value of screening constant as 11.25. ठीक है, तो उसके कारण हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा that will be less 17 minus 11.25, so we have the 5.75. ओके, तो क्लोराइड आयन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3p में, उसके ऊपर जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द स्क्रीनिंग वैल्यू ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 5.75 विच इज लेसर देन दैट ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ क्लोरीन एटम इज मोर। ओके, वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज in case of chloride ion it is more than that of the chlorine atom, therefore the size of chloride ion is larger than that of the chlorine atom. ठीक है, तो ये थी इसकी लास्ट एप्लीकेशन दैट इज 6th एप्लीकेशन। नेक्स्ट वी हैव द लिमिटेशंस। अब हमने इसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली हैं, इसके यूजेस पढ़ लिए, इसको देख लिया हमें कहाँ कहाँ ये हमारे हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों को इसने एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द स्लेटर्स रूल? लिमिटेशंस ऑफ स्लेटर रूल। ठीक है, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट कि हमने देखा है कि स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली जो s एंड p ऑर्बिटल्स है उनको हमने ग्रुप किया हुआ एक साथ। अब 1s में तो 1p होता ही नहीं है, तो इसको हमने अलग से ग्रुप किया हुआ था, बट 2s और 2p को हमने एक साथ ग्रुप किया हुआ है, 3s और 3p को भी हमने एक साथ ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल बोथ द s एंड p ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीन इस केस में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं तो s और p ऑर्बिटल को हम ग्रुप करके सेम वैल्यू लेते हैं। बट अगर हम बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो क्या कहते हैं पेनिट्रेशन फैक्टर है s ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल कंपैरिजन में वो ज्यादा होता है। ठीक है, सो s ऑर्बिटल हैव द हायर पेनिट्रेशन
as compared to the p orbitals. Therefore, because of the higher penetration, the s orbital should screen more than that of the p orbitals. ठीक है, बट हमने यहाँ पे इस लेटर ने क्या किया है, जो इसकी वैल्यू है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वो सेम ली हुई है, ये सेम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज द मेजर लिमिटेशन. सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन है दैट इज कि अगर हम बात करते हैं जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी और एफ विच आर प्रेजेंट इन दी लोअर सब शेल दैट इज n-1 शेल. ठीक है, उसमें हमने जो इसकी है जो इलेक्ट्रॉन्स की बात की हमने कि लोअर शेल में जो होते हैं दे शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास. ठीक है, जो n ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को n-1 जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन चाहे वो s में है चाहे p में है चाहे d में है वो f में है, वो जो है इक्वली जो उसको क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन ली हमने उसकी 1.0. ठीक है, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 0.35 वैल्यू है जो सेम शेल में होते हैं, उसके बाद 0.85 जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं अभी उसके n-1 में, और बाकी जो ऑर्बिटल्स रह गए उस केस में हम जो है सबकी वैल्यू जो है 1.0 लेते हैं. ठीक है, चाहे n-2 है चाहे n-3 है, कोई भी ऑर्बिटल हो ये लेते हैं. सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर हम d इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्क्रीनिंग देखते हैं तो जो d इलेक्ट्रॉन्स में बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग तो हम 0.35 लेते हैं, और बाकी जितने भी नीचे पर सब शेल्स हैं चाहे वो n-1 है चाहे n-2 है उन सब की वैल्यू हम 1.0 लेते हैं. ठीक है, तो मीन्स दे हैव द इक्वल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज एनर्जेटिकली different orbitals they have the different contributions, but यहाँ पे हमने सबकी कंट्रीब्यूशन क्या कर दी है, सेम कर दी है. सो ये हमने देखा है जो इसकी ये दो मेजर लिमिटेशंस हैं. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द स्लेटर रूल बिकम्स मोर रिलायबल फॉर द एटम्स ऑफ द हैवियर एलिमेंट्स. ठीक है, उस केस में ये ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू दी जो हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स हैं, उस केस में ये स्लेटर रूल जो है दैट इज लेस रिलायबल. ठीक है, बाकी हमने देखा है कि अप टू 30 जो एटॉमिक नंबर है उसमें इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है. अगर हम 30 से ऊपर चले जाते हैं 31 से बाकी जो 118 एलिमेंट्स तक चले जाते हैं तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है वो डिक्रीज कर दी जाती है, मीन्स इट गिव्स दी फॉल्स रिजल्ट्स. ठीक है, सो ये इसकी तीन जो है मेजर लिमिटेशंस हैं. सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक.